हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन का जो सेकंड पोर्शन बच गया था, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया था वो हम इसका शॉर्ट सेकंड में इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम सारे फार्मूला जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और ये क्विक रिवीजन ऑफ थ्योरी होगा। और ये 2-3 क्वेश्चन जो है ईच ईयर नीट में आते हैं इस चैप्टर से, तो इसमें हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 शॉर्ट में हम जो है पूरे रोटेशनल मोशन को कंप्लीट किए हैं। जो पहला शॉर्ट था उसमें हमने 50% पोर्शन को कवर किया था और जो रिमेनिंग 50% पोर्शन बचा था उसको हम इस शॉर्ट 2 में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क जो है इसमें हम कवर करेंगे। टॉर्क देखिए क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है इस तरह से। यहाँ पे आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा यहाँ पे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पे मान लीजिए कि इस एंड पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे रखा जाता है। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क का हमारा जो है 2 तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको याद रखना है। जो सिंपल फार्मूला होता है वो तो पहला क्या है कि टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी। यहाँ पर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से वहाँ पर एफ इक्वल टू क्या हुआ करता था लीनियर मोशन में, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी हुआ करता था ना, उसी तरह से यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी हुआ कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पे एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता था, तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होगा। टॉर्क इक्वल टू डेल्टा एल को हम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे है पी इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। जिस तरह से वहाँ पे हमारा जो है पी क्या है, पावर। पावर इक्वल टू वहाँ पे क्या होता था, एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पे जो पावर है, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल फार्मूला यहाँ पे बनता है वो 2 फार्मूला है। वो है कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ और दूसरा है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो ये फार्मूला हमें टॉर्क का याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है इसमें क्या, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में हम जो है पहला देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो है नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद अगर बात करें तो नेट फोर्स अगर 0 है तो वो एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है और जेड डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है। तो उसके बाद देखिए अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो है नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारा हो गया नेट टॉर्क 0। तो अगर नेट टॉर्क को आप 0 करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ फोर्स है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहा है और कुछ फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कराने की टेंडेंसी रख रहा है बॉडी को। तो आप एंटी क्लॉक वाले को एक साइड रखेंगे और क्लॉकवाइज वाले को एक साइड रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है कि टॉर्क आप क्लॉकवाइज वाले को इक्वल कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले से, तो आपका जो है यहाँ पे, और इसमें आप आर क्रॉस एफ करेंगे सबका, तो आपको जो अननोन उसमें गिवन होगा वो अननोन आपको मिल जाएगा। जो उसमें आपको अननोन फाइंड करना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, नेट टॉर्क 0 होता है। उसके बाद देखिए हमारा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। एंगुलर मोमेंटम एल होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। तो ये होता है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। पी यहाँ पे जो है एंगुलर लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। पी इक्वल टू एम वी होता है और ये होता है मूविंग पार्टिकल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई बॉडी है जो रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और रोटेटरी मोशन भी कर रहा है। तो यहाँ अपने को अगर देखिए यहाँ जो ओमेगा है ये भी टेंडेंसी रख रहा है इधर ही घुमाने का, और जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो भी इधर ही ले जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोनों। तो यहाँ पे जो हमारा एल वेक्टर होता है वो होता है एम बी आर प्लस आई ओमेगा। एम बी आर तो किसके लिए, रोटेटरी मोशन के लिए। एक पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि ये सारा बॉडी का जो मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है।
तो ऐसा मानने के बाद ये एक मास पार्टिकल हो जाता है। तो इसका जो हमारा जो है वो मोमेंटम होगा वो होगा mvr, और जो हमारा ये रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसका हो जाएगा आई ओमेगा। तो टोटल को जोड़ेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एल वेक्टर इक्वल टू mvr प्लस आई ओमेगा हो जाएगा, और v इक्वल टू आर ओमेगा, p इक्वल टू mv होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम कि अगर मान लीजिए इसको रोटेट कराने की टेंडेंसी अपोजिट डायरेक्शन में है इधर, और ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये मूव कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। पार्टिकल अगर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने की टेंडेंसी रख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब देखिए एल वेक्टर इक्वल टू एम वी आर माइनस आई ओमेगा, ये तब जब एम वी आर क्या है ज़्यादा है आई ओमेगा से। लेकिन अगर मान लीजिए आई ओमेगा ज़्यादा है तब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा माइनस एम वी आर। यहाँ पर आई ओमेगा जो है वो ज़्यादा होगा एम वी आर से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और वो होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है, उसके बाद बात करें एंगुलर इम्पल्स का, तो उसका एक इंटीग्रेटेड जो फॉर्म होता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो डी एल का आप इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा टॉर्क इंटू डी टी, टॉर्क इंटू डी टी, और उसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारा, और इसको हम जो रीड करते हैं वो करते हैं क्या कि एरिया अंडर टॉर्क टाइम कर्व। टॉर्क टाइम आपको ग्राफ दिया जाएगा, मान लीजिए इस एक्सिस पे टॉर्क दे देगा, इस एक्सिस पे टाइम दे देगा, और आपको इसमें ग्राफ रहेगा कुछ भी, उस ग्राफ के एरिया का जो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वही क्या बताएगा हमको इम्पल्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे सीखना है। अब देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, COAM बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। यहाँ पे जो है एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो क्या होता है DL/dt, टॉर्क इक्वल टू DL/dt होता है। तो DL इक्वल टू क्या हो जाएगा 0dt, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट, तो L क्या हो गया कांस्टेंट। इस तरह से हमारा L इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा L फाइनल, और इस तरह से मतलब कि I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वो है रोलिंग मोशन का। ठीक है, रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। रोलिंग मोशन होता है कंबाइन मोशन। ठीक है, कंबाइन मोशन में होता है ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, दोनों कंबाइन होता है। यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला ज़्यादा यूज माने वाला है V इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उस बॉडी का हर पार्टिकल उसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो V है ये सारा क्या है VCOM है। तो इसको हम शॉर्ट में V लिख रहे हैं, लेकिन ये सारा जो V है वो क्या है सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेम है सब। तो जिस स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है उसी स्पीड से बॉडी का हर पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटिव मोशन इस तरह से हो गया। उसके बाद बात करें अगर रोटेशनल मोशन का, तो वो इसमें देखिए कि यहाँ पे बॉडी का सेंटर है, ये रेडियस है। इस तरह से यहाँ पे जो बॉडी का जो है एंगुलर मोमेंटम ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बॉडी रोटेट कर रही है आगे की तरफ। तो इसके बाद इसका देखिए यहाँ पे ऊपर में V इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ किसी एंगल थीटा पे V इक्वल टू आर ओमेगा इधर है, V इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पे इधर है, यहाँ पे पीछे है, इस पॉइंट पे ऊपर है, इस पॉइंट पे आगे है। इस तरह से ये हो गया। अब दोनों बॉडी को आप कंबाइन करें तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है। S जो है किसी एंगल थीटा पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो सबका क्या होगा आगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सबका आगे होगा ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। लेकिन रोटेटरी मोशन के लिए चेंज होता है। कैसे देखिए, रोटेटरी मोशन के लिए P पे तो क्या है आर ओमेगा पीछे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ट्रांसलेटरी मोशन का वो सबका आगे होगा हर पॉइंट का। लेकिन अब हम बात करेंगे किसका, रोटेशनल मोशन का, कि रोटेशनल मोशन में जो है जो रोटेटरी मोशन कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसमें जो है हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जो है आर ओमेगा अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो देखिए नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें इधर है आर ओमेगा, यह जो Q पॉइंट है इस पर ऊपर है, और जो हमारा P पॉइंट है इस पर दोनों सेम हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पहले से आगे था, और ये आर ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में हो गया। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हुआ है R पे, तो R पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। देखिए R पे मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होके जुड़ रहा है। ठीक है, और इस तरह से एंगल थीटा पर भी होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा, और यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर होगा दोनों।
क्यू पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर हो रहा है दोनों वेलोसिटी, एक तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ और ये एक आर ओमेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टी पॉइंट पे भी एक सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और आर ओमेगा नीचे की तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर हो रहा है एक दूसरे के। तो इस तरह से हमारा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड मोशन का अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो वो होगा ट्रांसलेटरी मोशन का हाफ mv² प्लस रोटेटरी मोशन का हाफ i⍵², ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा mvr प्लस i⍵। यहाँ सोचना पड़ेगा, इस प्लस की जगह पे सोचना पड़ेगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, प्लस, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये है, यहाँ पे हमें सोचना होगा, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो उस पे उसको आप लोग देखें, और उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी, इसी शॉर्ट में पिछले स्लाइड में हम इसको देख चुके हैं कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर एडिशन होगा तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, r², मतलब कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b²। दो वेक्टर ए बी था तो उसका रिजल्टेंट क्या हुआ करता था एडिशन के केस में, कि r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इस तरह से हम जो वेलोसिटी s पॉइंट का है उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2vcm r ओमेगा cos थीटा अंडर रूट में है सारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जो है ये हमारा बॉडी था पहले, ABCD सारा पॉइंट यहाँ पे जो है डिनोट किया गया है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, सारा पॉइंट 180 डिग्री से लगभग रोटेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट जो है सारा पॉइंट डिस्प्लेस हो चुका है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कि B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है √2r² प्लस πr का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट C पॉइंट का कितना हुआ है, तो πr माइनस 2r। डिस्प्लेसमेंट D पॉइंट का कितना हुआ है, तो πr प्लस 2r। इस तरह से हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वाला बात ख़त्म। उसके बाद हमारा आता है डिस्टेंस वाला पॉइंट। तो डिस्टेंस वाला पॉइंट में आप लोग देखिए कि इसमें जो है वन कंप्लीट, अगर देखिए एक बॉडी पूरा का पूरा रोटेट कर जाता है तो वन कंप्लीट रोटेशन अगर करता है तो डिस्टेंस होता है 8r। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। हाफ रिवोल्यूशन में जो है डिस्टेंस होता है 4r। समझने में बहुत बड़ा इसका वो होता है, कैलकुलेशन होता है, उसके बाद हमारा जो है इसका रिजल्ट आता है। उतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको याद कर लीजिए कि वन कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस होता है 8r और हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस होता है 4r। जब हम LN में पढ़ा करते थे तो वहाँ भी जो अच्छे फैकल्टी थे, जो सारे जितने भी फैकल्टीज हमें पढ़ाए हैं, ये तो काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाते हैं, रोटेशन में भी पढ़ाते हैं, तो सारे टीचर हमें यही बोलते थे कि इसको डायरेक्ट याद कर लो। नीट में उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने को आता नहीं है, डायरेक्ट डाटा आता है, पुट करना है, आंसर निकालना है। तो इस तरह से हमें जो है वहाँ भी सिखाया गया है, और कि शॉर्टकट अपनाना चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट अपनाना चाहिए। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लें कि वन कंप्लीट रोटेशन है तो डिस्टेंस 8r है, हाफ रिवोल्यूशन है तो डिस्टेंस 4r है, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक केस आता है टॉपलिंग का। टॉपलिंग का केस क्या होता है कि टॉपलिंग, कोई भी बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर में मान लीजिए F फोर्स लगा है, ठीक है, F फोर्स लगा है, तो वो बॉडी का जो है mg पहले नीचे की तरफ था, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। अगर यहाँ से फोर्स F लगा रहे हैं तो बॉडी आगे खिसकना चाह रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये जो डिस्टेंस है हमें B दिया हुआ है, और ये ब्लॉक का जो चौड़ाई है वो A दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब बॉडी इस तरह से टॉपल करेगा, ऊपर उठेगा, तो ये जो इसका पॉइंट है ये यहीं रहेगा चिपका। तो ये जब ऊपर उठेगा पीछे वाला पोर्शन, तो आगे वाला पोर्शन पे भार सारा पड़ेगा। तो इस तरह से इसका नॉर्मल जो है आगे शिफ्ट होते होते क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, और फाइनली जब ये टॉपल हो जाएगा तो इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हमको इतना तो चलिए समझ लिए हम कि इसमें टॉपलिंग हो रहा है, ठीक है। टॉपलिंग का मतलब होता है उसको रोटेट करना, ठीक है, रोटेट करने के टेंडेंसी में ला देना, ठीक है। अब देखिए टॉपलिंग का कंडीशन क्या होता है। जस्ट टॉपलिंग पे आपको पूछेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा जस्ट टॉपलिंग, उसमें आपको सारा चीज़ गिवन होगा, फोर्स पूछ देगा, या मान लीजिए कुछ भी पूछ देगा, A पूछ देगा, B पूछ देगा, फोर्स गिवन होगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखें कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, वो फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स है, ठीक है।
ये वाला फोर्स है। और ये फोर्स क्या है, mg_a/2b, mg_a/2b। ए क्या है, ये फोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस है बी, और ए क्या है, ये इसका चौड़ाई है बॉडी का। ठीक है, तो ये आपको पूरा पूरा याद रखना चाहिए, फोर्स याद रहना चाहिए, और इसका जो सारा डिनोटेशन है वो याद रहना चाहिए, सारा नोटेशन याद रहना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, और आपको इसका फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट टॉपलिंग का केस है। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू एम जी। यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखिए केस पहला इसमें देखते हैं कि फोर्स अगर मान लीजिए म्यू एम जी से कम होता है तो उस केस में टॉपलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर बात फोर्स अगर मान लीजिए कि म्यू एम जी से ज़्यादा होता है तो उस केस में टॉपलिंग नहीं होगा, उस केस में स्लाइडिंग होगा, बॉडी स्लाइड करेगा, खिसकेगा, उस केस में टॉपलिंग नहीं होगा, पलटेगा नहीं। टॉपलिंग का मतलब होता है पलटना। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे कि बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, ये भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन दिखाया गया है, नीचे की तरफ mg sin थीटा, पीछे की तरफ mg cos थीटा, और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा दिया गया है। आप इसमें डाटा पुट करें, यहाँ पे टॉपलिंग वाला केस कंडीशन लगाएं तो आपको पता चलेगा। टॉर्क इक्वल कर रहे हैं एक्चुअली, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, तो वही है यहाँ पे mg sin थीटा इंटू b/2 इक्वल टू mg cos थीटा a/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे tan थीटा इक्वल टू आता है a/b। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू a/b। अब देखिए स्लाइड के कंडीशन में क्या होगा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू होगा, और टॉपल के केस में tan थीटा लेस देन म्यू होगा। ये कैसे, तो देखिए एक को हम यहाँ पे समझते हैं कि स्लाइड अगर कर रहा है तो हमें पता है कि mg sin थीटा ज़्यादा होना चाहिए किससे, फ्रिक्शन से। ठीक है, फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा mg sin थीटा, तभी क्या करेगा, स्लाइड। अब फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए म्यू एम जी कॉस थीटा का, इधर mg sin थीटा का, तो आपको पता चलेगा कि tan थीटा जो है ग्रेटर देन म्यू आ रहा है। sin थीटा अपन cos थीटा ग्रेटर देन म्यू, मतलब कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो अब देखिए हमारा जो ये है रोटेशनल मोशन का द एंड हो गया है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का हम सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज कर लिया। शॉर्ट 2 था ये, और शॉर्ट 2 में हम रोटेशनल मोशन को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, लर्न कीजिए सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़रूर सॉल्व करें। और हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूलाज डिस्कस किया है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फार्मूला मिसिंग नहीं है, इसलिए आपका सारा क्वेश्चन बनेगा और आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।